Hello everyone, my name is Dev and welcome to Dev Tutorial। इस लेक्चर में हम इंडियन बजट के बारे में देखेंगे। 2024-25 इंडियन बजट अभी जो पार्लियामेंट में जो बजट पेश किया गया है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इंडियन बजट होता क्या है। ये पीसीएस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और भी कई तरह के सरकारी जो एग्ज़ाम होते हैं, सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्जामिनेशन कराए जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये इस लेक्चर में जो है इंडियन बजट का पार्ट 1 देखेंगे और इस तरह से पूरे बजट पढ़ेंगे हम लोग। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको भी देखा जाएगा, साथ ही साथ और भी कई तरह के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए उसको भी देखा जाएगा और 3-4 चैप्टर में लेक्चर में जो है हम पूरा बजट कंप्लीट कर देंगे। तो ये पार्ट 1 है और इसमें हम देखते हैं कि बजट होता क्या है। देखिए, जो हम लोग बजट पढ़ते हैं या जो हम लोग बजट हमेशा एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, तो हमारे इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 112 में इसके बारे में दिया गया है। लेकिन बजट जो शब्द है, जो वर्ड है, उसको यूज नहीं किया गया। क्या यूज किया गया फिर? तो यूज किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण। इंग्लिश में क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड हिंदी में है वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए, सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट जो है वो एक अपना हिसाब किताब लगाती है कि कितने पैसे गवर्नमेंट को आएंगे और कितने पैसे गवर्नमेंट खर्च करेगी। तो भाई, खर्च कहाँ करेगी? खर्च करेगी कई योजना और भी कई तरह की चीज़ें, जो योजना है उसके बारे में बताया जाएगा। बाकी देखते हैं आर्टिकल 112 में क्या है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें दी हुई हैं, तो आप देखोगे स्क्रीन पे, द प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स। अब इस पर ध्यान देंगे, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट ईयर इन दिस पार्ट रेफर टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें कुछ देखिए, इसके मैं नीचे भी दिया हूँ, जिनको हिंदी में इंग्लिश में समझना है वो हिंदी में समझ सकता है। वैसे मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति हैं वो जो है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या जो बजट है उसको पार्लियामेंट में रखे जाते हैं, है ना। और बाकी जो जैसे कि ज्वाइंट सेशन होता है, जब भी बजट रखे जाते हैं तो राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन में जाता है और उसको फिर रखा जाता है। और उसकी जो प्रक्रिया हो उसको हम लोग अलग, जब पॉलिटी का जो भी लेक्चर वगैरह हम लोग रिकॉर्ड करेंगे उसमें इसको बताया जाएगा, क्योंकि अभी एक छोटी बातों को बताया जाएगा तो फिर लेक्चर और इधर हो जाए, बड़ा हो जाएगा। हमें बजट में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। देखिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इसमें आप देखेंगे एनुअल है, मतलब वर्ष, एक साल का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो भी पैसे आ रहे हैं सरकार के पास, जो भी पैसे जा रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, बस उसको ही हम लोग गवर्नमेंट क्या है उसको शो करती है। मतलब कि एक बात होता है रिसिप्ट्स, सरकार के पास कहाँ कहाँ रिसिप्ट्स आते हैं, रिसिप्ट्स आगे हम देखेंगे क्या क्या होता है रिसिप्ट। और फिर गवर्नमेंट का होता है एक्सपेंडिचर। इसी 2 चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे। ये सब समझने से पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कि भाई जो बजट है शुरुआत कब से हुआ। थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं कि भारत में जो है इंडियन बजट का जो प्रथा है उस स्टार्टिंग होता कहाँ से है। तो देखिए, द फर्स्ट इंडियन बजट, मतलब कि पहला जो बजट था जेम्स विल्सन ने इसको प्रेजेंट किया था। मतलब नाम से जाहिर है कि उस समय जो है 1869 में जब ब्रिटेन का, जब अंग्रेज़ों का जब हमारे यहाँ शासन था, इंग्लिश मैन जब यहाँ पे थे, तो उस समय जेम्स विल्सन थे। जेम्स विल्सन जो थे एक तरह के फाइनेंस मेंबर थे। तो उस समय जो काउंसिल था वायसराय का, है ना, एक काउंसिल, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि वायसराय का एक काउंसिल होता था। और बाद में यही जो है एक तरह से मिनी पार्लियामेंट का भी नाम आता है। अब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा होगा आपने। तो उसमें जेम्स विल्सन जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर थे और इन्होंने ही जो है फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है बजट को जो है प्रेजेंट किया। लेकिन आज़ादी के बाद से क्या है, तो आज़ादी के बाद से देखें तो आर के
षणमुखम शेट्टी थे, उन्होंने 26 नवंबर 1947 को जो है यूनियन बजट पेश किया, उन्होंने रखा, प्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखो दो तरह के बजट होते थे शुरू शुरू में। जो है बजट जब पेश रखा जाता था तो उस बजट में पूरे देश में जो है कितने गवर्नमेंट का रिसिप्ट मिल रहा है, कितने एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे खर्च करेगी गवर्नमेंट, वो सब उसमें दिखाए जाते थे। लेकिन जब उस समय बजट आता था तो उसमें रेलवे का भी उसमें एक साथ इकट्ठे आता था, मतलब पूरे देश में जो पैसे आ रहे हैं, रेलवे से जो आ रहा है उसको भी ऐड करते थे, खर्च रेलवे भी जो हो रहा है, बाकी और योजना स्कीम्स में जा रहे हैं उसमें भी सब जो है वो उसको एक साथ दिखाया जाता था बजट में। लेकिन 1924 में जो है रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। एक्चुअली रेलवे जो है आप जानते हैं आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी देखा जाए तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर है, एक बहुत कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी है हमारी इकोनॉमी की, क्योंकि रेलवे जो है अपने आप में देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी और देश में कई तरह से ट्रेड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो रेलवे तो आप जानते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस चीज़ को अलग कर दिया गया। उस समय भी 1924 में जो है एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था एकवर्ट कमेटी, और इसी एकवर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है 1924 में इसको सेपरेट कर दिया गया। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। तो इसमें आप जानिए कि जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम जो है जो रेलवे बजट जो बजट से अलग किया गया था तो कब किया गया था, तो आसान छोटी सी बात है, बीपीएससी या उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में पूछा जा सकता है, तो 1924 में पूछ किया गया था। वैसे भी आजकल इस तरह क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा और पेपर हाँ वो ये हो सकता है कि कमेटी के नाम पूछ ले, जैसे कि कोर्ट कमेटी है, तो ये इसको आप याद रखें। और ये ध्यान दें कि देखिए फर्स्ट रेलवे बजट जो था वो प्रेजेंट किया गया था जॉन मिथाई के द्वारा 1947 में। कब? आज़ादी के बाद। ठीक है, याद रखेंगे आप। आज़ादी के बाद से देखिए, आज़ादी से पहले जो पहला बजट पेश रखा गया था मतलब अलग किया गया था तो 1924 में। ठीक है, याद रखेंगे। और आज़ादी के बाद से जो है 1947 में जॉन मिथाई के द्वारा रेलवे बजट रखा गया था। उसके पहले तो आप जानते ही हैं कि बजट के साथ ही रेलवे बजट भी आता था, ये अभी बताया अभी आपको। उसके बाद देखो 2017 से पहले तक, अभी है ना कुछ सालों पहले 2017 से पहले तक जो है रेलवे बजट और नॉर्मल जो बजट है उन दोनों को जो है अलग अलग रखा जाता था। ठीक है, होता यूँ था कि जैसे कि मान लो कि आज अगर बजट पेश होने वाला है तो आज से 3-4-5 दिन पहले जो है रेलवे बजट पहले ही पेश किया जाता था, प्रेजेंट किया जाता था पार्लियामेंट में। 2017 से स्टार्ट हुआ, जब उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली। उस समय से जो है यूनियन बजट के साथ ही रेलवे बजट को मतलब एक साथ ही उसको प्रेजेंट किया जाने लगा। और आज भी जो हाल ही में बजट पेश हुआ है 2024-25 वाला, उसमें भी जो है रेलवे बजट को साथ में ही प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। अब इसमें जो है बजट जो है, देखिए बजट जो है इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक है रिसिप्ट्स, जैसे कि हमने अभी डिफिनीशन में पढ़ा था, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 112 उसमें जो दिया हुआ, तो उसमें एक है रिसिप्ट्स और एक होता है एक्सपेंडिचर, है ना। तो दो चीज़ें हम जब इसमें देखते हैं कि एक होता है रिसिप्ट्स और एक है एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट्स और तो बजट में दो चीज़ें हैं, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर। अब देखो रिसिप्ट्स जो है उसके बारे में देख लेंगे अभी कि रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखो रिसिप्ट जो है इसमें आप देखोगे कि रिसिप्ट में जो है ये मेरा नोट्स का ही पेज है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, इसमें डिटेल्स से है। तो रिसिप्ट्स में देखो दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स, है ना। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, तो देखो बहुत आसान है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है कि एक शब्द है पब्लिक एसेट्स। देखो पब्लिक एसेट्स में क्या क्या आता है, जैसे कि कोई पार्क है गवर्नमेंट, है ना, जैसे कि कोई बिल्डिंग है, कोई जैसे कि रोड है ना, ये सब पब्लिक एसेट्स में आता है। मतलब कि जिसमें टैक्स पेयर का पैसा खर्च करके या लोगों के सर्विस के लिए बनाया गया हो, है ना, तो ये पब्लिक एसेट होता है ना।
तो ये कहा जाता है कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स में वैसे रिसीप्ट्स मतलब वैसे पैसे सरकार के पास जाए जिससे पब्लिक एसेट कम ना हो। ये कम नहीं होना चाहिए। पब्लिक एसेट कम नहीं होने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो अगर गवर्नमेंट जो है कोई गवर्नमेंट सरकारी जो पार्क है या कोई लैंड है या कुछ भी रोड हो, है ना, या कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, उसको गवर्नमेंट सरकार क्या करती है कि उसको बेच देती है ना। अब बेच के जो पैसे इकट्ठा होती है उसको भी क्या करती है, रिसीप्ट्स में दिखाती है। तो रिसीप्ट्स में किस में दिखाएगी, वो रेवेन्यू में नहीं दिखाएगी, कैपिटल में दिखाएगी। अभी हम लोग उसको देख लेंगे, है ना। वो कैपिटल रिसीप्ट्स में दिखाएगी। किस में दिखाएगी, रेवेन्यू रिसीप्ट्स में नहीं दिखाएगी, है ना। रेवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या क्या आते हैं, तो देखो रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आता है जो टैक्स मिलता है सरकार को, मतलब डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, ये सारी चीज़ हो जाती हैं। जैसे कि जीएसटी से मिल रहा है गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एंटी डंपिंग है। ये सब चीज़ें आपने इकोनॉमी से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ भी लेक्चर आपको बताया जाएगा आगे, जब इकोनॉमी का जब लेक्चर रिकॉर्ड होगा तो उसमें ये सारी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है। तो एक होता है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अच्छा, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ये सब मैंने बता दिया। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आता है जैसे प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स होता है। प्रॉफिट सरकार को किसी चीज़ में हो गई, जैसे कि आरबीआई सबसे अच्छा एग्जांपल है। आरबीआई कई तरह का प्रॉफिट जो आरबीआई को होता है, मिलता है, तो वो सरकार को ट्रांसफ़र कर देता है, ये रूल है। इसके अलावा गवर्नमेंट मान लो कहीं पे पैसे इन्वेस्ट की हुई है, गवर्नमेंट ही पैसे इन्वेस्ट करती है, तो वहाँ से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। जैसे कि आप लोग ट्रेन में सफ़र करते होगे तो वहाँ पे देखो अगर आपने टिकट वगैरह लेकर नहीं गए हैं तो फ़ाइन करे जाते थे। तो फ़ाइन जो है वो भी एक तरह नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आता है ना। तो ये सब चीज़ें आता है। स्पेक्ट्रम वगैरह में, ऑक्सीजन स्पेक्ट्रम में आता है। तो स्पेक्ट्रम जैसे कि उससे रिलेटेड है, जैसे कि जियो का जो टेलीकॉम है कंपनियां हैं, और भी एयरटेल, आइडिया, ये सब जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, ये इंटरनेट वगैरह जो स्पेक्ट्रम उन्हें लेना होता है, खरीदना होता है, तो उससे जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट को वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आता है ना। तो ये आपको समझ में। एक और चीज़ बताना था कि इसमें जो है पब्लिक लाइबिलिटीज नहीं पड़ना चाहिए। मतलब कि गवर्नमेंट जो है कर्ज ले रही है ना, गवर्नमेंट जो है कर्ज ले रही है। गवर्नमेंट जो है कई तरह से कर्ज ले सकती है। वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, किसी दूसरे देश से ले सकते हैं, और कई तरह के रूल्स हैं। तो कर्ज अगर ले रहे हैं तो उसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स में नहीं काउंट कर सकते। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। नहीं समझोगे दोबारा से इसको देखें फॉरवर्ड करके, ठीक है। अब देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। देखो कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या है कि अगर सरकार जो है कोई जो पब्लिक एसेट है, मतलब कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, लैंड्स हो, और भी कोई तरह का जो एसेट्स है, उसको क्या करती है सरकार, बेचती है, कम करती है। उससे जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसिप्ट में जाता है ना। या ये गवर्नमेंट ये क्या करे कि पब्लिक लाइबिलिटीज अपना बढ़ा दे, मतलब कि कर्ज ले ले, तो कैपिटल रिसिप्ट में जाता है, कैपिटल रिसिप्ट में जाएगा। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है, हम देख लेते हैं। एक तो होता है, देखो डिसइन्वेस्टमेंट होता है ना। देखो अभी सरकार जो है, आपने देखा होगा कि सरकार डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। कैसे कर रही है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सरकार ने रेलवे भी को बेच रहा है, चीज़ें कर रहा है। तो होता है कि आगे चीज़ LIC गवर्नमेंट की थी, उसमें भी सरकार ने कुछ परसेंटेज जो है उसको सरकार ने जो है उसको बेचा, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है ना। मतलब गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री है उसमें कुछ इक्विटी को सेल कर देना ही डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो सरकार अभी जो वर्तमान जो गवर्नमेंट है, इससे अभी जो पहले की जो गवर्नमेंट थी, आपने देखा होगा पिछले 10 साल से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार किया जा रहा है, पहले भी किया जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा अधिक किया जा रहा है डिसइन्वेस्टमेंट। तो मतलब ये किस लिए, कैपिटल रिसिप्ट इकट्ठा करने के लिए है, समझ में। उसी तरह रिकवरी ऑफ लोन्स भी है ना। देखो दो चीज़ समझना है यहाँ पे। लोन किसी गवर्नमेंट ने लोन किसी को दिया हुआ है, किसी दूसरे देश को या किसी इंडस्ट्री को, है ना, दिया हुआ है। वहाँ जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आता है, याद रखना। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने लोन ही ले लिया, मतलब कि अब जब गवर्नमेंट ने लोन ले लेगी तो उसको इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा ना। कुछ ऐसे समझो कि मान लो पहले पेड़ लगाया था आपने, और पेड़ से जो है इंटरेस्ट के तौर पे फल मिल रहे थे, तो हर साल मिल रहा था ना, हर साल फल होंगे नॉर्मली और वो मिलेगा, तो इंटरेस्ट है। लेकिन आपने पेड़ ही काट दिया तो फिर अब तो फल मिलेगा नहीं अगले साल, नेक्स्ट साल से,
तो इसलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट में रखा जाता है, रिकवरी ऑफ लोन्स को। मतलब लोन्स गवर्नमेंट ने इकट्ठा कर लिया, अब उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लोन ले लिया, तो कैपिटल रिसिप्ट में आता है। उसी तरह मार्केट बोरोइंग है, गवर्नमेंट क्या करती है, कई तरीके से बॉन्ड जारी करके मार्केट से रुपए इकट्ठा करती है, बोरो करती है ना। और भी कई तरह का अलग अलग तरह के लाइबिलिटीज़ हैं, जैसे कि पीएफ अकाउंट डिपॉजिट, जैसे कि जो नौकरी करते हैं, जो कर्मचारी है, उनका जो पीएफ पैसे करता है, उसको भी गवर्नमेंट क्या करती है कि यूज करती है, कई जगह पे खर्च करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट्स है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, किसान विकास पत्र है। तो इन सारी चीज़ों का एक वर्ड है, इसको याद रखना, एनडीसीआर जो होता है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाता है, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। किसी किसी को कहा जाता है, तो ऊपर हम देखिए डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स, ये जो दो चीज़ें हैं, इन दोनों को कहा जाता है एनडीसीआर, है ना, ध्यान रखेंगे आप। तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। अगर आपको जो भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं तो उसमें कमेंट करके आप पूछना। बाकी का जो चीज़ है, जैसे कि हमने पढ़ा इसमें रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसी तरह से नेक्स्ट में हम आगे पढ़ेंगे गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, तो उसमें भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दो पार्ट्स होते हैं, उसमें कौन कौन चीज़ें आती है उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, और साथ ही साथ उसमें बजट भी स्टार्ट कर देंगे हम लोग, है ना। फिर बजट का भी कुछ पार्ट कर होगा, फिर मतलब 2 लेक्चर और आएंगे इसमें, 2 पार्ट और आएगा, मतलब लगभग टोटल 3 पार्ट्स हो जाएंगे, और 3 पार्ट करके पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।